अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आज तो कोई पीटीआई का ऑनलाइन जलसा नहीं है, लेकिन मेरे पास यहाँ इंटरनेट का बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है और मुजम्मिल सोहरवर्दी मेरे साथ लाइन पे ही हैं। तो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया, वो फ़ोन पे मेरे साथ हैं और वो स्ट्रीम यार्ड पे लिंक पे अपना मेरे स्टूडियो के साथ हैं। तो ये मल्टीपल बीच में अब टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल होकर आप तक ये मैसेज आ रहा है। मुजम्मिल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है मुबश्शिर साहब? मैं तो अल्लाह का करम। चलें आपको यकीन हो गया कि इंटरनेट जो है सिर्फ वो किसी खास जमात के वर्चुअल जलसे की वजह से नहीं खराब होता, वैसे भी खराब हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तो पहले भी यकीन था कि हमारे बस हालात कमज़ोर ही हैं, हर चीज़ को तो इंटरनेट के क्यों नहीं होंगे। नहीं। ठीक है ना। लेकिन ये मुझे मुझे बताएं, मैं तो आज धूप एंजॉय कर रहा हूँ बाहर बैठ के लॉन में। अल्लाह का बड़ा हम्म, करम है, इतने दिनों के बाद धूप हमने देखी है। हम्म, और आपको हम्म। मुबारक हो, आपके पास भी रोशनी हो गई। मियाँ साहब ने फाइनली अपना मंशूर ऐलान कर दिया। कौन सी मेरा ख्याल ऐसी है उन्होंने गिदड़ सिंगी निकाली? मेरे ख्याल में मंशूर से ज्यादा जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो ज्यादा अहम है। वो क्या कहते हैं? देखिए, वो कहते हैं कि मुल्क में धरनों से हुकूमतों को नहीं निकालना चाहिए हम्म, और धरने ये मैं मानता धरनों हूँ, के ठीक जरिए है। हुकूमतों को निकालने का जो रवश है और ये जो है ये गलत है। हम्म, फिर वो कहते हैं कि जजों के जरिए भी मुंतखब वजीर आजम को नहीं निकालना चाहिए। ठीक है, सिर्फ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से निकाल लेना चाहिए। वो कहते हैं आइन और कानून के तहत निकालना चाहिए। ये जो आप गैर आइनी तरीके लगाते हैं वजीर आजम को निकालने के, वो गलत। फिर उन्होंने आज कहा हम्म, कि हमने शहबाज शरीफ को इस्तीफा देने का कह दिया था और हम्म, उसकी तकरीर तैयार थी, लेकिन चूंकि इमरान खान ने अल्टीमेटम दिया तो हम अल्टीमेटम के आगे झुकने वाले नहीं हैं। फिर हम्म। मैंने शहबाज शरीफ से कहा कि इसको अल्टीमेटम का मजा चखा दो, पहले जरा इसको पता लग जाए कि अल्टीमेटम क्या होता है, फिर देख लेंगे आगे क्या होता है। तो फिर वो अगर 25 मई वाली सर अल्टीमेटम का मजा तो चखाया ना फिर उन्होंने। हाँ, तो ठीक अब है, क्या बना? ठीक है ना। यानी अब कोदा पहाड़ निकला क्या? निकला मंशूर। निकला क्या अब मंशूर में से? देखिए, मंशूर के में 41 पेजेस का मंशूर है। उसमें वो कह रहे हैं कि हम 30% बिजली सस्ती करेंगे। वो कोई 300 यूनिट नहीं करने की बात कर रहे, वो सोलर को लाने की बात कर रहे हैं। वो 15,000 मेगावाट नई बिजली बनाने की बात कर रहे हैं। वो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के ले ऑफ करने की बात कर रहे हैं और वो कोई नौजवानों को सस्ते कर्जे देने की बात कर रहे हैं। तो इट्स अ 41 पेज। नैब को खत्म करने की बात कर रहे हैं और जजेस की अपॉइंटमेंट के तरीक़ाकार को बदलने की बात कर रहे हैं और काफ़ी कुछ है उस मंशूर में। आप कहें तो मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूँ, लेकिन मेरे ख़्याल में हमारे लोग अगले दिन मीडिया में पढ़ ही लेंगे अगर आए नहीं नहीं, मुझे मुझे हैं। मुझे मेरे में इतना सब्र नहीं है कि मैं पूरा पीएमएलएन का मंशूर सुनूं बैठ के। बस मोटी मोटी बातें बता दे। मैंने सुना है 1 करोड़ नौकरियां देंगे, वो कैसे देंगे? प्राइवेट नौकरियों का वो कह रहे हैं कि जब हम नौजवानों को सस्ते कर्जे देंगे और वो अपने कारोबार करेंगे तो उससे नौकरियां दी जाए क्रिएट होंगी। और उनका ख्याल है कि कोई जो भी मुल्क में नौजवानों को कर्जे देने की ना कि हद मुकर्रर की जाए कि 35 साल से कम उम्र के जो नौजवान हैं उनको कर्ज दिया जाए कि वो अपने कारोबार और अपने बिजनेस और अपनी एंटरप्रेन्योरशिप शुरू किया कर सकें। क्योंकि यूथ को हमें किसी ना किसी तरह, देखिए ना, सरकारी नौकरियां तो नहीं दी जा सकती। उनका ख्याल है इससे एक कॉटेज इंडस्ट्री बनेगी पूरे मुल्क में। जब आप, मेरा मतलब है, बन्नू के नौजवान को भी देंगे, आप रहीम यार खां में भी देंगे, आप तुरबत में भी देंगे, तो उनका ख्याल है एक कॉटेज इंडस्ट्री का जाल बनेगा और उस कॉटेज इंडस्ट्री से इकोनॉमी चलेगी। और वो कॉटेज इंडस्ट्री चलाने का तरीका ये है कि आप नौजवानों को सस्ते कर्जे दें ताकि वो अपने अपने इलाकों में काम कर सकें। और वो पीएमएलएन के नौजवान होंगे सिर्फ? जी मुबश्शिर साहब। वो वही पीएमएलएन के नौजवान होंगे ना? पाकिस्तान के नौजवान होंगे जी, पढ़े लिखे पाकिस्तान के नौजवान होंगे। जैसे पहले लैपटॉप दिए गए हैं, जैसे पहले पीफ के स्कॉलरशिप्स दिए गए हैं, सब मेरिट पे दिए गए हैं। अब मेरा मतलब है कि क्या लैपटॉप किसी मुस्लिम लीग नून के कारकुन को, जिसके 90% से ज्यादा नंबर थे, उसको लैपटॉप दिया गया है? पीफ के स्कॉलरशिप भी लाइक बच्चों को दिए गए हैं जिनके एक हाथ से ज्यादा नंबर थे, उनको पीफ के स्कॉलरशिप्स दिए गए हैं। इसका भी क्राइटेरिया होगा कि जो कितना पढ़ा लिखा है क्या है उसको कर्जे दिए जाएंगे।
ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सके। मेरिट और क्राइटेरिया तो बन जाएगा। क्या ख्याल है? अच्छा, और तो वो मुख्तलिफ इलाकों का मुख्तलिफ भी हो सकता है। ये मुझे बताएं कि 30% बिजली कैसे रिड्यूस करेंगे, क्योंकि क्यों बशीर भाई? शहबाज साहब 30% बिजली कैसे हम्म। रिड्यूस करेंगे? शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो उन्होंने तो कीमतें आसमान से पहुंचा दी, ये कह के कि IMF कह रहा है, IMF कह रहा है, तो अब IMF मान जाएगा? देखिए, इसके जो है ना, सोलर इसका बेसिक इस वक्त हमारे पास जो है वाइल्ड कार्ड है। सोलर की बिजली सस्ती है। देखिए, मैंने अपने घर पे सोलर लगाया हुआ है। 35 लाख घरों पर वो 2 मेगावाट का, 2 मेगावाट का सोलर लगाने का एक प्लान है गवर्नमेंट का, कि जो लो इनकम हाउसेज हैं, वो 35 लाख लो इनकम हाउसेज पर 2 मेगावाट की का सोलर लगाया जाए, ताकि उससे एक तो 70 करोड़ मेगावाट जो है वो ऐड भी होगा, जो 7 किलोवाट के करीब 70 किलोवाट के करीब बनेगा, और उसके साथ साथ जो है वो बिजली भी सस्ती होगी। तो सोलर इज अ वाइल्ड कार्ड, आई थिंक, जिसके जरिए जो है बिजली सस्ती हो सकती है। चलें, आज की एक इम्पॉर्टेंट खबर जिस यह पे है यार कि सिद्दीक जान, सिरल अलमेडा, मोतीउल्लाह जान, असद अली तूर, समर अब्बास, जिब्रान नासिर, अदील राजा या आदिल राजा, शाहीन सेबाई, इकरारुल हसन, इन सब पे साइबर क्राइम के तहत पर्चे हो गए हैं। तो अब आगे क्या होगा? जी, क्या मुस्तकबिल है इन केसेस का? का, कानून अपना रास्ता लेगा, इसमें ऐसी कौन सी बात है। मेरा मतलब है कि इस मुल्क में चीफ जस्टिस की जो अदलिया की तौहीन है, चीफ जस्टिस की, उस पर हुए हैं। और मेरे ख्याल में आप नहीं कह सकते कि किसी एक सियासी जमात को निशाना बनाया गया है या कोई एक खास किस्म के लोगों पर FIR हुई है। मेरा ख्याल है क्रॉस द बोर्ड तफ्तीश हुई है, जो जो आया उसमें हो गया है। मेरा ख्याल है कानून अपना रास्ता लेगा, जो बेगुनाह होगा वो बेगुनाह हो जाएगा, जो गुनाहगार है वो गुनाहगार हो जाएगा। कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। और गुनाहगार को क्या होगा? सजा होगी जो साइबर एक्ट में सजा है। क्या करें? आप चाहते हैं इस मुल्क में अगर कोई अदालत कोई फैसला दे तो मुझे और आपको उस अदालत को गालियां निकालने का भरपूर नहीं, राइट होना नहीं, चाहिए। नहीं, नहीं, मैंने तो कभी भी नहीं निकाली, हालांकि मुझे सजाएं हुई भी हैं, सुनाई भी हैं, लेकिन मैंने तो नहीं कभी गालियां निकाली। लेकिन मैं समझना चाह तो रहा फिर हूँ कि अगर आप कानून क्या है, यानी मुझे वो पता नहीं है। देखिए, देखें, बात यह है कि साइबर एक्ट में ये डेफेमेशन ही है असल में। मेरा मतलब है कि आप फेक न्यूज, डिसइंफॉर्मेशन और डेफेमेशन का इकट्ठा एक साइबर एक्ट समझ लें। अब सूरत हाल ये है कि अब चीफ जस्टिस ने जब वो बल्ले के निशान वाला फैसला दिया, तो आप फैसले पर तो तनकीद करें, आप चीफ जस्टिस की जात पे क्यों तनकीद कर रहे हैं? भाई वो इनका शेवा है, आप अरे, आपको समझ नहीं जाएंगे, अभी पसंद है, तक आप आपको उसके समझ कानूनी गए। निकात निकाल कर लाएंगे। ये वो इनका पुराना शेवा है। तो मेरे ख्याल में ये कोई एनीवे, मैं इसको इतना कोई नेगेटिवली नहीं देखता। कहीं ना कहीं ठीक तो है। हमें ये अब रवश रोकनी होगी। फ्री फॉर ऑल पाकिस्तान नहीं चल सकता, इसमें तो इसमें कोई मैं मानता हूँ सोशल मीडिया हमारा शुत्र बेमुहार भी हो गया है। वो सदीक जान साहब ने अपने सारे ट्वीट डिलीट कर दिए हैं और कहा है कि मुझे इमरान भाई ने कहा है कि इसका अदालत में, तो बस फिर शुतर पे आप देख लें, सदीक जान साहब ने ट्वीट गलत ही थे तो डिलीट किए हैं ना। या तो वो कहते मैं अपने किए हुए हर ट्वीट पर कायम हूं और मैं जो है एक भी ट्वीट ना डिलीट करूंगा और कानून का सामना करूंगा। जब आप ट्वीट डिलीट कर रहे हैं तो आप। अच्छा जी, अब साइफर केस में इमरान खान के वकला ही नहीं पेश हो रहे। आज उनकी जगह सरकार ने डिफेंस काउंसिल को मुकर्रर कर दी है। अच्छा, अब जो इमरान, ये क्या ड्रामा हो रहा है? ये तोशा खाना भी में भी इमरान खान ने इन दी एंड यही किया था। आपको याद है, डिले करने के लिए, सजा को रोकने के लिए। खान साहब को नजर आ गया कि साइफर में सजा होने जा रही है, तो वो चाहते हैं कि ट्रायल में कोई लूप होल्स रह जाएं। लेकिन मेरे ख्याल में उनको सजा हो जाएगी अगले 8 से 10 दिनों में। सजा को अब कोई नहीं रोक सकता। अगर उनके वकील नहीं पेश होंगे तो स्टेट का डिफेंस काउंसिल उसकी तरफ से करके, तो फिर उन्होंने 4-5 गवाहों पे जिरा कर ली है। उन्हें समझ आ गया है कि केस उनके खिलाफ है, जिरा करने से भी कुछ नहीं हो। तो इसलिए मेरे ख्याल में कि ये सजा ऑन द कार्ड्स है। और आजम खान और जो सेक्रेटरी खारजा ने बयान दिया है, जो वजीर सफीर ने दिया है, जो असल में वजारत खारजा के बयानात हैं ना, वो सारे ही शाह महमूद और इमरान खान के खिलाफ। तो अब इमरान खान के पास तो मैं जो है कोई रास्ता नहीं बचा है।
कि वो इसमें से सजा से कैसे बच सकते। तो इसलिए मेरे यार ख्याल में आज वो एक अजीब हरकत हुई है। साइफर केस की समाअत के दौरान शाह महमूद ने डिफेंस काउंसिल से फाइल लेकर न दीवार पे मारी है। वो जज साहब बड़ी मुश्किल से बचे हैं उससे। ये किस किस्म का अंदाज है भाई? फ्रस्ट्रेशन है सर, मैं इसको समझता हूँ फ्रस्ट्रेट हो गए हैं शाह महमूद साहब भी। असल में शाह महमूद साहब ने सारी उम्र तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इनिंग खेली है। पहली दफा बेचारे इमरान हम्म। खान के चक्कर में आके फंस गए हैं, क्योंकि अब उनके पास ना नून लीग में जगह थी ना पीपल्स पार्टी में जगह थी। आप उनकी सियासी पोजीशन समझे। उनकी सियासी पोजीशन ये है कि वो पीपल्स पार्टी को नाराज कर चुके हैं, मुस्लिम लीग नून को नाराज कर चुके हैं। उनका ख्याल है कि उनके पास कोई सियासी घर नहीं है, जैसे फवाद चौधरी के पास कोई सियासी घर नहीं था, और लोगों के पास कोई सियासी घर नहीं है। तो उनके पास अब इमरान खान के अलावा कुछ था नहीं, तो उन्होंने इमरान खान के साथ रहने का फैसला किया। तो अब आगे कहते हैं, आगे खाई पीछे मौत, अब 14 साल कैद नजर आ रही है। तो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं शाह साहब इस उम्र में। आई थिंक उनकी फ्रस्ट्रेशन जाहिर होती है, वरना वो बड़े तहम्मुल वाले आदमी थे। मैं समझता हूँ कि आप अंदाजा लगा लें कि वो कितने फ्रस्ट्रेट होंगे आज के, उन्हें कोई वे आउट नहीं नजर आ रहा कि उन्हें फाइल ही चुप के मार दी। अच्छा जी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने आपके लीडर को ट्विटर पे मुनाजरे का चैलेंज कर दिया। वो कहते हैं कि तमाम दुनिया में हम्म, तरक्की याफ्ता ममालिक में हम्म, कैंडिडेट्स एक दूसरे से बहस करते हैं आके। हम्म। तो बिलावल, और अगर मियाँ साहब मानते हैं तो मैं मॉडरेट कर दूंगा एज मुबश्शिर लुकमान, फिक्र ना करें, दोनों को मौका दूंगा। रूल्स बना दूंगा बिजनेस के कि जी 5 मिनट ये बोलेंगे, 5 मिनट ये बोलेंगे, काट दूंगा 5 मिनट के बाद। फिर उनको क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, अवाम की तरफ से क्वेश्चनिंग होगी। हमें फॉर्मेट बना लेते हैं कि मियाँ साहब तैयार हैं तो। मियां नवाज शरीफ ने कहीं कहा है कि वो वजीर आजम के उम्मीदवार हैं? नहीं नहीं, उनकी जो ख्वाहिशात है वो हर जगह नहीं लिखी हुई, नहीं, उनके आप मुंह मेरी पे, बात सुने। हाथों पे, माथे बिलावल पे, ने हर जगह लिखी हुई। बिलावल ने तो अपने मुंह से कहा है ना वो वजीर आजम के उम्मीदवार हैं। नवाज शरीफ हाँ, के कोई एक मुझे टॉक दिखा दें कि उसने अपने मुंह से कहा है कि वो वजीर आजम का उम्मीदवार चले पीएमएलएन की तरफ से जो भी है वो कर ले आके। है। कोई पीएमएलएन और ने, अगर उम्मीदवार है वो कर ले। पहली बात आप ये बात तो चले आप मेरी मान गए। दूसरी बात, मुस्लिम लीग नीम जो है ना वो बिलावल से बहुत खुश है, हाँ। एंड दे आर वेरी हैप्पी विद बिलावल। मैं आपको सही बता रहा हूं। और उनका वो ख्याल है तो कि उनका 50% से ज्यादा काम बिलावल कर रहा है। मतलब अब जो बिलावल साहब ने पीटीआई के वोट मांगने शुरू किए हैं कि मुझे, अगर आप शेर से बचना चाहते हैं तो तीर को वोट डालें। मैंने एक मुस्लिम लीग नून के लीडर से बात की कि देखें बिलावल पीटीआई के वोटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। उन्होंने मुझे कहा यार हम तो दुआएं मांग रहे हैं कि कोई 5-10% वोटर उसकी तरफ अट्रैक्ट ही हो जाए किसी तरह। ठीक है ना। वो हाँ। पीटीआई का 10% वोट जो है वो बिलावल को डाल ली जाए, हमारा बड़ा फायदा है। आप दुआ करें कि उसकी बात पीटीआई के लोग मान लें। हमें उसमें क्या प्रॉब्लम है अगर पीटीआई के लोग उसको को 10%, 15%, 20% वोट डालते हैं पंजाब में। तो इससे मुस्लिम लीग नून को कोई प्रॉब्लम है? उनके नहीं, लिए तो लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है ना, बगैर नाम लिए उस पर तनकीद कर रही है। आप देखें, शहबाज शरीफ ने भी की, कल मरियम ने भी कह दिया कि जी जहाँ से वो आए हैं वहाँ पे तो तरक्की नहीं हुई, तो अपना उसकी देखिए क्या वो, वजह है। अब आपको एक हद तक तो रेसिप्रोकेट करना है, लेकिन उस तरह नहीं कर रहे जिस तरह बिलावल कर रहा है। हम्म। देखें बिलावल दो काम कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी कहा कि वो दोनों स्क्रिप्ट एस्टेब्लिशमेंट के पढ़ रहे हैं। पहला हम्म। एस्टेब्लिशमेंट का स्क्रिप्ट था कि इलेक्शन इमरान एंटी इमरान पे नहीं होगा, नवाज एंटी नवाज पे होगा। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट का ये काम बहुत अच्छे तरीके से किया है कि इलेक्शन नवाज एंटी नवाज पे हो रहा है। इमरान तो डिस्कस नहीं हो रहा, ना नून लीग इमरान का नाम ले रही है, ना पीपल्स पार्टी ले रही है, ना मौलाना, कोई भी नहीं ले रहा। लिहाजा इमरान इलेक्शन तो में इमरान डिस्कस नहीं हो रहा। दूसरा उनका एस्टेब्लिशमेंट का प्रॉब्लम है कि पीटीआई के वोट को डिवाइड करना है। उसके लिए भी बिलावल काम कर रहे हैं, वो रोजाना पीटीआई के वोटर को डिवाइड करने के लिए काम कर रहे हैं। तो वो तो एस्टेब्लिशमेंट के काम कर रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है? और इन दोनों कामों का बेनिफिशियरी नून लीग है। काम वो एस्टेब्लिशमेंट का कर रहे हैं, फायदा नून लीग का हो रहा है। अगर नवाज एंटी नवाज का इलेक्शन बना रहे हैं तो नवाज शरीफ को फायदा है, पीटीआई का वोट डिवाइड कर रहे हैं तो नून लीग को फायदा है। तो मेरा मतलब है कि बिलावल तो दोनों नून लीग को भी सर्व कर रहे हैं और पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट को भी सर्व कर रहे हैं। जवाब में उन्हें क्या मिलेगा, ये बड़ा वाइल्ड कार्ड है कि उन्हें इस खिदमत के एवज मिलेगा क्या। अब ये मुझे बताएं कि जब बिलावल ने ये कहा कि हम आसिफ अली जरदारी को सदर देख रहे हैं, हम्म, तो वो तो नून लीग के इत्तेहाद के बगैर नहीं हो सकता। तो मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि ये इन दोनों की जो है ना, ये ड्रामा है, ये लड़ाई नहीं है। अंदर से ये मिले में और हुकूमत में दोनों एक साथ आ जाएंगे फाइनली।
अच्छा, मैं आपको बताऊँ, आज आपने नवाज़ शरीफ की त तकरीर सुनी है जो मंशूर पे थी? नहीं सर, मैं उस वक़्त अपना सो रहा था। अच्छा, देखें ना उन्होंने उसमें कहा कि जब हम 2013 में मैं वज़ीर-ए-आज़म बना तो आसिफ ज़रदारी साहब सदर थे और उनके 6 महीने बाकी थे। तो मैंने उन्हें कहा कि आप अपने 6 महीने पूरे करें और हम आपको वो तमाम इज़्ज़त देंगे जो एक सरबराह मुमलिकत की है, और उनके साथ हम 6 महीने बहुत अच्छा चले। अब इसमें क्या पैगाम है? क्या हम आसिफ ज़रदारी के साथ आगे भी बतौर सदर इकट्ठे चल सकते हैं, या वो माज़ी का एक रेफ़रेंस दे रहे थे? नहीं, ये तो रेफ़रेंस है, लेकिन मैं बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट पे कह रहा हूँ। अच्छा, मुझे लगता है अगर मुस्लिम लीग नून अपना सदर लाने की पोज़ीशन में हुई तो ज़रूर लाएगी, और अगर ना लाने की पोज़ीशन में हुई, तो फिर देखेंगे कि किसका आ सकता है, लेकिन कोशिश उनकी यही होगी कि वो अपना सदर लाएँ। अच्छा जी, ये जो एहतसाब अदालत के जज बशीर साहब हैं, इनकी क्या पोज़ीशन है? पहले छुट्टी नहीं बीमार हो गए मंज़ूर हुई थे, उनकी। फिर उन्होंने छुट्टी ले उनकी ली छु थी, उन्होंने रिटायरमेंट तक, अब वापस आ गए। उनकी छुट्टी मंज़ूर नहीं हुई थी। सरकारी मुलाज़िम तब ही छुट्टी पे जा सकते हैं जब उसकी छुट्टी मंज़ूर हो। तो अगर उसकी छुट्टी मंज़ूर ना हो तो वो छुट्टी पे नहीं जा सकते। सादा-सा असूल है। सरकारी मुलाज़िम है, अदलिया के मुलाज़िम हैं, वज़ारत कानून के मतहत हैं, नहीं कि वज़ारत कानून ने उनकी छुट्टी मंज़ूर की, उन्होंने कहा आप आखिरी दिन तक काम करें आराम से। क्या अच्छा इसमें जी, कल प्रॉब्लम? का दिन, इतवार का दिन, इमरान खान ने तमाम टिकट होल्डर्स को कह दिया है कि जनाब वो रैलीज़ निकालें। तो कल आप कोई रैलीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखें, इमरान खान की रैलीज़ को और इस दिन को एस्टेब्लिशमेंट वैसे ही देख रही है जैसे 9 मई का दिन है, और उनका ख़्याल है कि मुल्क में दोबारा कोई 9 मई वाला दिन नहीं आने देना। मैं इतना आपको कह सकता हूँ कि इमरान खान के इस ऐलान को 9 मई के तनाज़ुर में देखा जा रहा है, प्लान सी के तनाज़ुर में देखा जा रहा है, और ये देखा जा रहा है कि वो अब दोबारा लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा करना चाहते हैं, इलेक्शन से पहले को बड़ा जो वो को वाक़या करना चाहते हैं, ताकि हो कि जी देखें लोग निकले तो ये हो गया। तो एस्टेब्लिशमेंट इसको 9 मई के तनाज़ुर और उसकी आँख से देख रही है। लिहाज़ा मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह, मतलब ना तो रैलियाँ निकलने का कोई मूड नज़र आ रहा है, मैंने कुछ लोगों को फ़ोन किया है, और ना मेरा ख़्याल है रियासत कोई इजाज़त भी देगी कि दोबारा ऐसा कोई माहौल बना लिया जाए नून लीग का ये 9 मई जैसा। तो मुझे नहीं लगता कोई रैलियाँ हो सकें, ख़ुसूसन पंजाब में। तो इमरान खान ने कहा है कि जी जो रैली नहीं निकालेगा उसका टिकट वापस हो जाएगा। तो अब ये तो कैच 22 हो गया ना। बस फिर मेरा ख़्याल है कुछ 150 पंजाब के 140 एमएनएज़ और 260 एमपीएस के टिकट उन्हें तब्दील ही करने पड़ेंगे। वैसे ये भी बहुत ख़बरें हैं कि इमरान खान ने ये आखिरी कॉल दी है डेस्परेट, अगर लोग ना निकले और उनके डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स ना हुए तो वो इंतखाबात का बायकॉट भी कर सकते हैं। ये लास्ट कॉल है, उनका ख़्याल बॉयकॉट है ही कि अब उनका बॉयकॉट का फ़र्क क्या पड़ेगा? चलो जी, जिन लोगों के पास टिकटें हैं वो सारे रुल जाएँगे, कहेंगे खान ने बायकॉट कर दिया। इनके पास तो एक ही है ना कि खान ने हम पैसे जो लिए पहले, करोड़ों रुपया जो ले लिया सारों से, वो किस खाते में जाएगा? खाते खूह में जाएगा। अभी तो फिर टिकटों के पैसे लिए हैं फरज साहब ने, तो वो तो खूह खाते में जाएगा। खान साहब बायकॉट, पहले खान साहब ने जिनसे पैसे लिए हैं उनके को हलाल किए हैं, जो ये इनके हलाल कर देंगे। मुझे पता है मुज़म्मिल, एक दफ़ा मैं काफ़ी, अब मैं जब मैं यंग था तो मैंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का एक इंटरव्यू किया था, और उसमें मैंने उनसे पूछा था कि आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या थी, पॉलिटिकल गलती। तो शी सेड के इलेक्शंस का बॉयकॉट करना, और हमने सारी स्पेस अपनी पंजाब में लूज़ कर दी। तो ये इलेक्शंस को बॉयकॉट करना जो है ना, एक पॉलिटिकली बड़ा बड़ा अजीब सा फैसला है। बाय द वे, इट्स नॉट वेरी इंटेलिजेंट, बट एनीवे, आप देख रहे थे मुज़म्मिल सोरवर्दी के साथ हमारे हफ्ते का दिन, इतवार के दिन भी होते हैं मुज़म्मिल हमारे साथ। देखते रहिएगा, स्टे ट्यून टू मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। इसको बेल आइकॉन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।